नमस्कार दर्शकों, आज विशेष फ्रैंकली स्पीकिंग का एडिशन है। आज विशेष दिन है, नव वर्ष है और हमारे साथ युवा नेता और भारत के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आईएनबी मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनकी एक और भी ख्याति है कि ये इस वक्त उत्तर प्रदेश के भी सह प्रभारी हैं। अनुराग ठाकुर जी नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाएं। अनुराग ठाकुर जी, आज नव वर्ष का पहला दिन है और आज ही दुखद समाचार आ रहा है वैष्णो देवी से। वहाँ जो हुआ कहीं ना कहीं शासन को इसका दोषी माना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती जी ने भी ट्वीट किया है कि शासन ने शायद क्राउड कंट्रोल सही नहीं किया। मेरा सवाल पॉलिटिकल नहीं है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कोविड के इस दौर में जब हम एक तीसरे संक्रमण, तीसरे वेव पर दस्तक दे रहे हैं, क्या इस तरह की भीड़ ऐसे धर्म स्थलों पर शासन को अलाउ करनी चाहिए? क्या इस पर कोई नियंत्रण होना चाहिए? क्या हम इस दौर में दोबारा दूसरे वेव की गलतियां दोहरा रहे हैं? ये पहला सवाल है जो आम जनता आज पूछना चाह रही है। पहले तो मैं कहूँगा बड़ी दुखद घटना है और कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना घटे। सब लोग एक सच्चे मन के साथ, श्रद्धा भाव के साथ माँ के दरबार में दर्शन करने जाते हैं और जो हुआ उसके ऊपर स्थानीय प्रशासन ने इंक्वायरी की बात भी कही है। एमओएस जो हमारे पीएमओ के हैं, वहाँ के सांसद भी हैं, जितेंद्र सिंह जी, वो वहाँ पर गए भी हैं और जो भी वहाँ पर कार्रवाई करनी उसके लिए शुरुआत कर दी गई है। इससे ज़्यादा मैं इस समय कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो घटा है वो दुखद है। अनुराग ठाकुर जी, मानती हूँ कि इस वक्त जल्दी कुछ कहना ना सही है ना आसान है, लेकिन मैं ओवरऑल पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से आम आदमी में देश भर में रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं कि नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं, 10 बजे के बाद आप बाहर ना निकले, आप भीड़ में इकट्ठा ना हो, मार्केट में भीड़ ना करें, तो ये आम आदमी के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सही हैं और इन्हें मानना भी चाहिए। लेकिन क्या कोविड-19 जो है वो नेताओं पर या पॉलिटिकल रैलीज को इम्पैक्ट नहीं करता? क्या उन पे कोई असर नहीं होता? क्योंकि हमने जो बंगाल चुनाव के दौरान देखा था वही अब हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और नेता धड़ाधड़ रैली किए जा रहे हैं। भीड़ में कंपटीशन है कि किस पार्टी की रैली में ज़्यादा भीड़ आएगी। तो क्या ये एक सही दिशा और दशा बता रहा है देश के लोगों को कि ये कोविड-19 का संक्रमण के जिस दौर पे हम खड़े हैं वो कितना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए? देखिए, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और समय समय पर गाइडलाइंस वो जारी भी कर रहे हैं। सब राज्यों ने अपने अपने जगह पर अलग अलग गाइडलाइंस को जारी किया है और उस प्रोटोकॉल को बाकी लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल रैलीज़ की बात है, अगर वो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर चल रही हैं तो बिल्कुल सही हो सकता है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, उनको डेट्स तय करनी है, चुनाव होंगे, कब होंगे, उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है। और जैसे ही चुनाव, क्योंकि अब कुछ दिनों में घोषणा हो जाएगी, तो उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन अपनी गाइडलाइंस भी देगा और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसके अनुसार चलना पड़ता है। अनुराग ठाकुर जी, जब तक ये गाइडलाइंस ना आए, और पिछली बार भी हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस वही थी जो हेल्थ मिनिस्ट्री की थी और लोकल गवर्नमेंट की थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी। उन्होंने कहा इसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है।
इलेक्शन कमीशन की एक्सपर्टीज है चुनाव करवाने में। तो मेरा सवाल आपसे जो ये है कि क्या हम एक ऐसा दौर नहीं देख सकते जहां पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो, क्योंकि अभी चुनाव के ऐलान नहीं हुए हैं और रैलियां तबड़तोड़ हो रही हैं देश के हर हिस्से में, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चाहे पंजाब हो, और हर पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है, किसी एक पर उंगली नहीं उठा रहे हैं हम। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक कंसेंसस नहीं हो सकता पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीतिक दलों में, कि एहतियात बरतना ज़रूरी है। और कोविड जो है वो सिर्फ रात को नहीं आता, वो दिन में भी आता है, पॉलिटिकल रैली में भी उतना आता है जितना कि मार्केट में जहां आम आदमी होते हैं। सवाल ये है जो जनता पूछ रही है। देखिए, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, सबसे चर्चा करने के बाद सरकारें गाइडलाइंस तय करती हैं। और आपने ठीक कहा, अगर इलेक्शन कमीशन ने पिछले चुनावों में भी जो राज्य सरकारों की गाइडलाइंस थी उनको लागू करने के लिए कहा, क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा तय किया गया है। अगर इस बार भी जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होंगी वो करेंगे, लेकिन ये कह देना कि कैंपेन ना हो, मैं कहना चाहता हूँ कि उसके लिए भी अगर सेंट्रलाइज कोई ऐसा आदेश होता है तो उस पर क्यों नहीं विचार हो सकता है। लेकिन आखिरकार वो कौन तय करेगा? क्या आपने बाकी राजनीतिक दलों से बातचीत की? आप बताएं, क्या वो मानने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी कुछ दिन पहले बैठक की तो उस पर उन्होंने सबको पूछा कि चुनाव होने चाहिए, सबने कहा होने चाहिए, सही समय पर होने चाहिए। अब अगला आता है कि कितनी भीड़ हो, कब हो, कैसे हो। निश्चित तौर पर अगर वहाँ पर भी कोई बुलाकर बात करता तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात रखेंगी, लेकिन पहल नहीं होगी सरकार की तरफ से इस मौजू पे। नहीं, सरकार की तरफ से पहल हेल्थ एक्सपर्ट से, साइंटिस्ट से, सबसे बात करने के बाद जो कोविड प्रोटोकॉल कहते हैं उसको लागू करने की बात हुई। सभी राज्यों ने निर्देश जारी किए, समय समय पर सबको जागरूक किया गया कि आप लोग मास्क पहन कर रखिए, हाथों को निरंतर साफ करते रहिए, दूरी बना कर रखिए जितना हो सके 2 गज की। तो ये सब प्रयास किए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे, भारत ने कोविड ये जो महामारी के समय अगर दुनिया भर में 140 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने का काम किया, भारत ने किया है। देश के अंदर ही वैक्सीन बनाने का काम भी किया। और उत्तर प्रदेश में तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स तक बना कर दिए। जब दूसरी लहर बहुत हावी पड़ रही थी, महाराष्ट्र, केरल में बहुत सारे केसेस कम नहीं हो रहे थे, उस समय भी योगी जी की सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाकर जगह जगह पर उसको रोकने का वैसे काम किया। हम सब प्रयास करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, लेकिन जहाँ तक चुनावों की बात है, ये तो इलेक्शन कमीशन की ही गाइडलाइंस पर सारा निर्भर करता है कि क्या क्या आदेश आते हैं। अनुराग ठाकुर जी, दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आप सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी की तरफ से। क्या जो सभाएं हो रही हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उनमें कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है? सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं कर रही, सब पार्टियों की बात कर रही है। देखिए, आपको तय करना है, लेकिन मैं इतना कहूँगा, सब लोग प्रयास करते हैं कि अपनी ओर से जितना हो सके उतना कर रहे हैं। मास्क पहनने की बात बार बार की जाती है, हाथों को साफ करने की बात की जाती है, और जब प्रयास है सबका कि ना हो और जितना बचा जाए उतना अच्छा है, वैक्सीनेशन लगाने का हम लोग काम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं कि उन्होंने वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई। ये वो लोग हैं जो आज रैलियों को संबोधित भी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आज से कुछ महीने पहले तक कहते थे ये तो वैक्सीन जो है ये बीजेपी की है। आज वो लोग जब भीड़ इकट्ठी करते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने और उनके परिवार ने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं करवाया है। और देश की वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन कहते हैं ना, ठीक है, हमारी सरकार ने तैयारी की, मेक इन इंडिया वैक्सीन बनी, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाया, ये अच्छा है। दुनिया पर हम निर्भर नहीं रहे, हमने दुनिया को दवाई भी और वैक्सीन देने का काम किया है, वैक्सीन बनाई भी, लगाई भी।
लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी हैं जिन्होंने गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया और कहा कि वैक्सीन मत लगाइए तो बीजेपी की वैक्सीन है। ये वैक्सीन ने ही बचाने का काम किया अब तक। मैं पहाड़ी राज्य हिमाचल से आता हूँ, हमारे यहाँ डबल वैक्सीन 18 साल से ज़्यादा वालों को सबको लग गई है। गोवा ने कर दिया, उत्तराखंड ने कर दिया, बाकी राज्यों ने बहुत अच्छा किया। उत्तर प्रदेश के इतने बड़े आंकड़े, इतने बड़े राज्य में जितना वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ, उसके बावजूद जबकि वहाँ पे जो विपक्ष के दल थे वो गुमराह करने की बात करते थे। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, इन सब लोगों ने जिस तरह से गुमराह किया जनता को, आप कैसे भूल सकते हैं? आपको तो दिखाने चाहिए इनके पुराने रिकॉर्ड निकाल के, और पूछना भी चाहिए कि इन्होंने वैक्सीन करवाई तो कहाँ से करवाई है। भारत की ही वैक्सीन लगाई कि भारत के बाहर जाके लगवाई है, कि लगवाई नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक माहौल है, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं चुनावों की। और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अगर आए तो अनुराग ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में इस बार किस बात पर चुनाव होंगे? मुद्दा क्या होगा? मंदिर, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, या फिर डेवलपमेंट, विकास, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट? किस मुद्दे पर होगा? क्योंकि जब भी बात होती है तो मुद्दे जो हैं वो अक्सर विपक्ष आप पर प्रहार करता है कि आप कम्युनल मुद्दे उठाते हैं और ध्रुवीकरण करते हैं चुनावों का। आप इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं कहूं कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ देश में भी और प्रदेश में भी सरकार चलाते हैं। दूसरी बात, हमने 2017 में सत्ता में आने से पहले कहा था गुंडा राज खत्म करेंगे, सुरक्षा का वातावरण देंगे, विकास चहुमुखी करेंगे। आज मैं कह सकता हूं 5 वर्षों के बाद, गुंडा राज के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है तो योगी सरकार ने किया है। जो माफिया थे, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, जिनका दबंगई दबदबी चलती थी, अब दबंगई और दंगे नहीं होते, अब दमदार सरकार है। ये आतंक फैलाने वाले, इनके खिलाफ प्रहार किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाइए, जन जन कहेगा दमदार सरकार है, ईमानदार सरकार है। और यही लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि ईमानदारी के साथ विकास चहुमुखी किया। देखिए, 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन, दुगना राशन, ये देने का काम मोदी योगी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया है। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश ने करने का काम किया है। यही नहीं, एक्सप्रेसवे एक नहीं कई बनाने का काम किया। एक और सरयू सिंचाई योजना, बांध परियोजना को पूरा किया जो 50 साल तक नहीं हुई थी। तो दूसरी ओर केन बेतवा लिंक, ये 44,605 करोड़ रुपए का मंजूर किया। गांव गांव सड़कें पहुंचाई तो एक्सप्रेसवे बनाए। विकास की तो एक लंबी लिस्ट है जिसको अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमारी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं। जो राज्य कभी 9वें 10वें नंबर पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी और ईज़ ऑफ डूइंग की दृष्टि से भी था, वो आज दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश देश में आया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर कामकाज करने की सहूलियत भी हुई और दंगे भी नहीं, क्योंकि दमदार सरकार है, ईमानदार सरकार है। तो अनुराग ठाकुर जी, फिर इस माहौल में धर्म संसद जो कहते हैं और इतनी हेट स्पीच आती है वहाँ से, माइनॉरिटीज़ के बारे में जो कहा जाता है, मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बारे में कहा जाता है कि इनको मार दो, ख़त्म कर दो, इस तरह के वक्तव्य वहाँ से आते हैं। और जब छत्तीसगढ़ में आते हैं तो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन हरिद्वार में होते हैं तो कोई अरेस्ट नहीं होता। और बीजेपी के किसी सीनियर लीडर ने इसकी भर्त्सना भी नहीं की, इसको क्रिटिसाइज भी नहीं किया और इसके बारे में कोई एक्शन भी नहीं लिया। तो क्या ये ना समझा जाए कि कहीं ना कहीं आपको ध्रुवीकरण जो है वो सूट करता है चुनावी दौर में, और इन आउटफिट्स जो फ्रिंज आउटफिट्स कहे जाते हैं, बिल्कुल साइड के हार्ड लाइन हिंदुत्व वाले आउटफिट्स हैं, उनके बारे में भी आप कुछ कहने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं?
देखिए, कोई हिचकिचाता नहीं, कोई डरता नहीं, और मैं चाहता हूं कि आप भी उन चीज़ों को ज़रूर दिखाइए, ज़रूर दिखाइए जो सच भी है, क्योंकि कभी किसी एक चैनल ने आज तक ये रिपोर्ट नहीं दिखाई कि आखिरकार मोदी जी ने जो 11 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए होंगे उज्ज्वला योजना में, उसमें से अधिकतर किसको मिले। क्या आपने कभी कोई सर्वेक्षण किया? ये जो पक्के मकान सबसे ज़्यादा बने, 2 करोड़ से ज़्यादा, 3 करोड़ अब होने वाले हैं, ये किसको सबसे ज़्यादा मिले? क्या आपने कभी आंकड़े निकालने का प्रयास किया बिजली जिन घरों में सबको पहुंची वो कौन से परिवार थे, किस समुदाय से आते थे? शौचालय किन बहनों को सबसे ज़्यादा मिला? ये ट्रिपल तलाक की इससे निजात किस समाज को दिलाई गई? एक के बाद अगर आप दूसरा उदाहरण निकाल कर देखेंगे, आप कुल मिलाकर देखेंगे, इसमें ना जाति देखी गई, ना धर्म देखा गया, ना समुदाय देखा गया। इसमें केवल गरीब जनता को लाभ मिले, किसी भी जाति, समुदाय, धर्म कहीं से भी आता हो उसको मदद करने का काम किया है। और आप उसमें पाएंगे, उसमें चाहे अल्पसंख्यक समाज है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में उनको लाभ मिला है। मोदी जी का हमेशा एक ही मन में रहता है कि सबका साथ, सबका विकास। पूरा देश एक है, हम सब भारतीय हैं, भारत को आगे बढ़ाना है। हर भारतीय का भारत के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका होनी चाहिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, एक और तो हम आज़ादी दिलाने वालों को याद कर रहे हैं, दूसरी ओर आज की युवा पीढ़ी को उससे जागरूक करके, प्रेरित करके, उनको प्रेरणा दिलाकर उनको भी राष्ट्र निर्माण में लगा रहे हैं। हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और नए भारत में हर भारतीय की अहम भूमिका है, छोटी हो सकती, बड़ी हो सकती, लेकिन हर भारतीय की। हम सारे समाज को इकट्ठा लेकर चलते हैं। अनुराग जी, आपने सही कहा कि इन स्कीम्स जो हैं, परियोजनाएं जो हैं, इसमें जाति या धर्म का कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता, किसी के बीच में कोई पक्षपात नहीं होता। लेकिन इस धर्म संसद पर एक भी सीनियर लीडर ने, एक भी मंत्री ने कोई विशेष टिप्पणी की ही नहीं है। हरिद्वार में जो इतनी हेट स्पीचेस हुई, एक अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। एफआईआर भी जो हुआ है वो एक इंसान के खिलाफ, जो आयोजक थे, जो बोल रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं हुआ। तो अनुराग ठाकुर जी, आपकी परियोजनाएं अपनी जगह हैं, सराखों पर अगर सबके लिए हैं और सबका विश्वास करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, और सूचना और प्रसारण मंत्री जो होते हैं वो सरकार की छवि तय करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप व्यक्तिगत तौर पर इन स्टेटमेंट्स की, इन वक्तव्यों की भर्त्सना करेंगे? आप कहेंगे कि ये गलत है? कोई भी धर्म, समुदाय अगर इस तरह की बात कहे, कोई भी इंसान अगर इस तरह की बात कहे, तो वो गलत है। आपने अपने में कहा कि अगर ये योजनाएं सब तक पहुंचती है, मैं आपके अगर को निकालना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं अगर मगर नहीं, ये सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को जो इसके पात्र हैं उन सबको मिलती है। मोदी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने राजनीति ही 70 वर्ष ऐसे की है, समाज को बांटकर राज्य करने की। हम उस तरह से नहीं करते। हम तो सत्ता में आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। और जिस देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18-20 घंटे काम करते हों, देश के लिए समर्पित हों, देश को आगे ले जाने का काम करते हों और दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया, वहाँ इफ़ एंड बट्स नहीं हो सकते कि हमने इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए करने का काम किया है, आगे भी करेंगे। और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, राज्यों की उसकी जिम्मेदारी है। आप ये कहेंगे कि राजस्थान में रेप हो गए, वहाँ पर कूड़ेदान में कई सारी वैक्सीन्स को फेंक दिया, हज़ारों वैक्सीन को बर्बाद कर दिया गया, तो क्या मैं राजस्थान के लिए अशोक गहलोत सरकार के लिए बोलने जाऊँ? क्या महाराष्ट्र में संतों महंतों के ऊपर लाठियाँ चलाकर उनको मार दिया गया, तो क्या मैं उद्धव सरकार का जवाब देने जाऊँ? क्या अगर छत्तीसगढ़ में
ये धर्म संशोधित को मैं उसके लिए कहूँ, ये राज्यों ने अपना उत्तर देना है और मुझे लगता है वो सक्षम है अपनी अपनी बातों का उत्तर देने का और कड़े निर्णय करने का। दिल्ली में ही नाविका जी, जब किसान आंदोलन भी चल रहा था, तब एक नौजवान की वहां पर हत्या कर दी गई। आप में से कितने चैनल्स ने तब और उसके बाद भी उसको संजीदगी के साथ दिखाया? क्योंकि इंसान किसी भी जाति धर्म का हो, आखिरकार उसको जीने का हक है। उस समय भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आखिरकार हम लिमिटेड करके क्यों दिखाते हैं? जो सच है उसको आगे दिखाना चाहिए। और जनता जो पहले भी जागरूक है, क्योंकि आज केवल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, डिजिटल के माध्यम से बहुत सारी खबरें उन तक पहुंचती हैं, लेकिन डिजिटल पर भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपत्तिजनक है, सच्चाई से परे है। तो हम सब का जिम्मेदारी वहाँ पर भी बनती है। जैसे हम लोग PIB से फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई, जो हमें लिखता है चेक करके उसको वापस बताते हैं फेक न्यूज़ है कि नहीं है, तो आप लोग भी ऐसा कुछ प्रयास अपने लेवल पर जरूर करेंगे। बहरहाल मैं आपसे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ, जो विपक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना है कि आप जब चुनाव में जाते हैं, आपकी पार्टी जब चुनाव में जाती है, तो आपका सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर होता है आपकी एजेंसियां, सेंट्रल सरकार की एजेंसियां। चाहे वो बंगाल का चुनाव हो तो वो बंगाल पहुंच जाती हैं, तमिलनाडु का चुनाव हो तो वो पहुंच जाती हैं स्टालिन के बेटे के घर पर। इतनी चर्चाएं हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी पर आपने आरोप लगाया है, उन्होंने मुड़कर दोबारा आरोप लगा दिया है कि आपने गलत जैन पर छापामारी की। पीयूष जैन, जिस पर पहले छापेमारी हुई, जहां से 194 करोड़ रुपए कैश, 45 लाख मैं भूलना नहीं चाहती, 194.45 लाख इतने निकले वहां से कैश में गड्डियां, और वहां से निकला 23 किलो सोना और 600 किलोग्राम सैंडलवुड ऑयल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये पीयूष जैन है किसका आदमी? अगर ये समाजवादी पार्टी का आदमी है तो उसके तथ्य सामने क्यों नहीं आ रहे? और अगर ये बीजेपी का आदमी है जैसे समाजवादी पार्टी कहती है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? नाविका जी, अगर किसी और चैनल पर कुछ घटे तो उसका दर्द आपको होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पीयूष जैन के यहाँ पर अगर छापेमारी इनकम टैक्स ने की और दर्द अखिलेश यादव जी को और उनके पार्टी के लोगों को हुआ, उन्होंने कहा इनकम टैक्स ही नहीं, अब तो ED और CBI भी आएगी, तो क्यों दर्द हुआ? आखिरकार किसी व्यापारी ने काला धंधा किया है, काला धन कमाया है और देश के गरीबों का हक छीना है, तो अखिलेश यादव जी को तो कहना चाहिए था कि बहुत हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अच्छी कार्रवाई हुई, काला धन पकड़ा गया। आखिरकार काला धन रोकने के लिए ही हमने 2014 में भी कहा, तो उसके बाद लगातार ये काम चल रहा है। एक बार नहीं, कई बार पहले आपने पश्चिम बंगाल की बात की, वहां पर भी केवल रेड नहीं हुई, पैसे पकड़े गए। कागजों पे जो लिखा था वो आप पढ़े, जिसके पास जानकारी होगी उनको पता होगा क्या क्या है, लेकिन मैं और आप तो नहीं कह सकते। आखिरकार ये 194 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया, 23 किलो सोना पकड़ा गया। आपके घर में कितना सोना होगा, या आपके जो दर्शक देख रहे होंगे कितना सोना होगा किसी के घर में? 23 किलो सोना बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं होगा। आखिरकार उस व्यापारी के पास कहां से आया? 194 करोड़ रुपया कैश उस गरीब के पास जिसके पास 200 रुपये का नोट नहीं होता, एक तरफ 194 करोड़ रुपया किसी के पास पड़ा है। तो आप तुलना करके देखिए, अखिलेश यादव जी को उसका दर्द नहीं है जिसकी जेब में 200 रुपये नहीं है। अखिलेश यादव जी को उसका दर्द है जिसके घर से 194 करोड़ रुपया पकड़ा गया। अखिलेश यादव जी को उसका दर्द नहीं पता जिसको अपनी बेटी की शादी में 200 ग्राम तो दूर, उससे भी कम वो सोना नहीं बेचारा पहना सकता, लेकिन एक के पास 20 किलो सोना, 23 किलो सोना पकड़ा जाता है। फर्क यही है कि वो उद्योगपति के बारे में सोचते हैं, और उस उद्योगपति के बारे में जिसके तार कहीं ना कहीं इत्र से जुड़े हैं, और इत्र अगर कोई लेकर आया अपनी पार्टी के नाम से, तो आप देख सकते हैं कौन लेकर आया।
सपा ही इत्र 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 कर रही थी। अब इत्र व्यापारी के यहाँ पर अगर छापा मारा जाता है, कैश पकड़ा जाता है, सोना पकड़ा जाता है, चांदी पकड़ा जाता है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, जिससे सबकी आंखें खुल गई। 7-7 दिन नोट गिनने में लग गए। आखिर अखिलेश जी को इसका दर्द क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है? वो अपना काम करें, राजनीति का सेवा करने के लिए करना चाहते तो करें। किसी भ्रष्ट व्यापारी के यहां पर छापा पड़ता है तो उसका दर्द समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को क्यों होता है? सवाल ये भी है कि पीयूष जैन और पंपी जैन में कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गलियारों में इसकी बड़ी चर्चा है। तो कम से कम थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को भी दे दें अनुराग ठाकुर जी, क्योंकि सब चुटकियां लेकर चाय पे चर्चा कर रहे हैं कि ये पीयूष जैन और पंपी जैन की कहानी क्या है। तो थोड़ा सा नए साल वाले दिन कुछ चर्चा हमारे दर्शकों के साथ भी कर लें इस बारे में। नाविका जी, चाय पर चुटकियां लेने का काम तो जो करते हैं वो करें, लेकिन आपका और मेरा काम देश को सच्चाई बताने का है, और हमें सही खबर, सच्ची खबर देनी ही चाहिए कि जिस व्यक्ति के घर पर 200 करोड़ रुपया मिला हो, 23 किलो सोना, कई सौ किलो चांदी मिला हो, करोड़ों रुपए का चंदन का तेल मिला हो, वो कोई भी हो, समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है उसके पकड़े जाने से, तो दर्द सीधा पता चल रहा है कि इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। वो पीयूष जैन के हो या पुष्पराज जैन के हो, आखिरकार इसका संबंध समाजवादी पार्टी से क्या है? अखिलेश जी के चेहरे के जो रंग उड़े हुए थे वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भली भांति देख सकते थे। इतना दर्द तो शायद पीयूष जैन के चेहरे पर नहीं था जितना अखिलेश यादव जी के चेहरे पर था। ये दर्द उस व्यापारी को कम, अखिलेश यादव जी को ज़्यादा हुआ। अखिलेश जी की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई थी? राजनीतिक नोकझोंक तो जारी रहेगी। अभी तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, और वो कहते हैं ना कि बात इतनी दूर तलक पहुंच चुकी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं अनुराग ठाकुर जी, लोगों का कहना है कि अगर काम की बात हो तो आप एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट, जो कभी मायावती जी कहती हैं इसका प्लान उन्होंने बनाया था, कभी अखिलेश जी कहते हैं उनकी सरकार ने बनाया था, तो वो तो उद्घाटन हुए ही, साथ में उद्घाटन हुआ केदारनाथ का, काशी विश्वनाथ का, अयोध्या के राम मंदिर का, और कुछ ऐसे भी वक्तव्य आए हैं जिसमें निज़ामों की बात हो रही है। उत्तराखंड में ये बात चल पड़ी कि सड़कों पर नमाज होती है शुक्रवार को, यानी कि जुम्मे के दिन को उत्तराखंड की सरकार जो है वो छुट्टी देने की सोच रही थी कांग्रेस की सरकार में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? अगर काम इतना अच्छा बोलता है तो इन सब बातों का क्या मतलब है? सिर्फ काम पर बात होनी चाहिए, सिर्फ साथ की बात होनी चाहिए, सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, सिर्फ विश्वास की बात होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति को बचाने का, बढ़ाने का काम अगर सोमनाथ से लेकर केदारनाथ, काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या धाम तक अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इस बात का हमें गर्व है। और जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार से थे, तब भी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते भी मोदी जी ने उस समय आगे आकर कहा था कि वो चाहेंगे यहाँ पर नवनिर्माण करवाना, और करवाने का काम तब किया जब वो देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने उस समय मना कर दिया था। राम मंदिर के लिए हम लोग सदा कहते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों के साथ साथ समाजवादी पार्टी क्या कहती थी, मुलायम जी, अखिलेश जी क्या कहते थे? हमें तंज कसकर कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आगे से कहते थे फिर तारीख कब बताओगे? हमने तारीख बताना तो क्या, शिलान्यास करने का काम भी किया है, और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होगा, हो रहा है, पूरा भी हो जाएगा।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम मात्र 5 वर्षों से कम समय में हुआ है। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार स्वरोजगार के अवसर बनेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट से अगर बुद्ध सर्किट को लाभ मिलता है, बनारस से अगर लाभ मिलता है, तो क्यों नहीं दुनिया भर के पर्यटक अगर यहाँ पर आते हैं, स्थानीय लोगों को आप देखिए, जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तब से लेकर अब तक रिकॉर्ड लोग वहाँ पर बनारस जा रहे हैं। आखिरकार इसका लाभ ही है। इसका ऐतराज बाकी दलों को क्यों है? राहुल गांधी जी चुनाव के समय तो जनेऊ निकाल कर आते हैं, लेकिन मंदिर का फिर बाद में विरोध करते हैं। कहाँ थे ये लोग जब उत्तर प्रदेश की बेटियां, महिलाएं सपा के राज में अपने आप को घुटा हुआ महसूस करती थीं? इनके खिलाफ अत्याचार और अपराध की घटनाएं बढ़ रही थी। पलायन करने के लिए लोग मजबूर हो गए थे। उस समय तो कांग्रेस का हाथ समाजवादी पार्टी के साथ था। दोनों उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी और राहुल गांधी जी उस समय तो क्या नहीं हटते थे, लेकिन आज कहाँ हैं? आज अलग अलग क्यों हैं दोनों? बहन मायावती जी क्यों उस समय सपा के साथ गई, आज अलग हैं? कहाँ हैं? कोरोना काल के समय तीनों में से कोई नजर नहीं आया जनता की सेवा करने के लिए। योगी जी ने सेवा की, उनकी सरकार ने सेवा की। ये 4.5 साल तक नजर नहीं आए उत्तर प्रदेश की जनता को। राहुल जी अमेठी हारने के बाद 2 साल के बाद गए और वायनाड में जाकर जो स्टेटमेंट दी थी उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ, वो आपको याद करवानी चाहिए। हम तब भी साथ थे, हम आज भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं। योगी जी ने तब भी सेवा की थी, अब भी सेवा करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, हमने दमदार सरकार दी है, सोच ईमानदार, काम दमदार। और आज उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाइए, लोग कहते हैं जो पलायन करके चले गए थे वो वापस आए हैं, और जो पलायन के लिए मजबूर करवाते थे आज वो खुद पलायन कर गए हैं। आज वो दिखते नहीं हैं। जो कल तक खुले में बंदूकें लेकर चलते थे, 4.5 सालों में उनका नामो निशान नहीं है। बुलडोजर चला है उनकी बिल्डिंगों पर, जो कब्जे कर रखे थे लोगों की जगहों पर। आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी और निवेश कर रहा है, बाहर से आकर लोग निवेश कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। 4.5 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार, 3 कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर वहाँ पर उत्तर प्रदेश में खड़े हुए और मिले। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर कानून व्यवस्था सुधरी। माँ बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। व्यापारी 6 बजे दुकान बंद नहीं करता, रात के 10-11 बजे तक दुकान चलाता है और किसी भी समय अपना पैसा लेकर जा सकता है। ये वातावरण किसने खड़ा किया? मोदी योगी जी ने वहां पर खड़ा किया है। और ये दमदार सरकार, इसी को चाहती है जनता। अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में आगे बढ़ता देखना चाहती है जनता। मुझे लगता है अनुराग ठाकुर जी, आज उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर आपकी स्टेटमेंट से जीतना होता तो शायद आपने जनता का दिल जीत लिया होता। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जितना पैशन आपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में डाला है, क्या पंजाब को आपने छोड़ दिया है? ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कल तक आप मुखालफत करते थे, कहते थे कि ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनसे मुलाकात करनी मुश्किल है, लोग मिल नहीं पाते उनसे, आज वो आपके अलायंस पार्टनर है, क्योंकि वजूद ही नहीं है बीजेपी का पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की एक जद्दोजहद चल रही है कि वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन सरकार बनाएगा। पूछना चाहती हूं कि पंजाब में क्या बहुत लेट हुई ये अलायंस, और क्या इसका कोई भी आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी फायदा मिलेगा पंजाब के चुनाव में? आप आज लिख लीजिए कहीं पर एक कागज़ पर कि पंजाब के नतीजे जब भी आएंगे, जी लिखें, आप एक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखेंगे कि क्या होने वाला। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार भाजपा के ऊपर ऐसे कहा गया था तो सिर्फ 2 सीट वाले रह गए। हम 272 पे भी आए, 303 सीटें भी देश में जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकारें भी बनाई। हमने कभी वोट के लिए निर्णय नहीं किया। किसान बिल लाए थे किसानों के हित में, और इसके अलावा जो कदम उठाए हैं, 47% मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा दी है,
मोदी सरकार ने 47% ज़्यादा यूपीए के समय से लेकर अब तक खरीद दुगनी से ज़्यादा की है, पैसा दुगने से ज़्यादा दिया है। और यही नहीं, 1 लाख करोड़ रुपया कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए दिया है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि 6-6 हज़ार रुपये किसान के खाते में डालने का काम किया है। बैंकों से हज़ारों करोड़ रुपया किसान को दिलाने का काम किया। लेकिन हम कांग्रेस की तरह झूठे वायदे नहीं, जिन्होंने कहा था कि कर्जा माफ़ करेंगे और कर्जा माफ़ नहीं कर पाए वो किसानों का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पंजाब में जिस तरह से हमारी तरफ लोग जुड़ रहे हैं, एक के बाद दूसरा बड़ा नाम जुड़ रहा है। आप एक बार चुनाव की घोषणा होने दीजिए, पंजाब में आपको अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मीडिया की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, जो मीडिया की अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हम देने वाले हैं, इसलिए क्योंकि ये वो प्रदेश है पंजाब जिसने आतंकवाद को बहुत लंबे समय तक भुगता है। बहुत लंबा दौर कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवाद का इन्होंने देखा है। और वातावरण उस तरह से खराब ना हो, ये मेरी, आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी है। वहां पर एक स्टेबल सरकार चाहिए और वो स्टेबल सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, तो वातावरण सही नहीं रहेगा? देखिए, जो मुफ्त में बांटने की बात करते हैं, केवल मुफ्त 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 बात करते हैं, लेकिन इस बात को याद नहीं करते कि 1984 के दंगों में जो कत्लेआम सिखों के साथ हुआ था, जो इज्जत लूटने का काम उस समय हुआ था, कांग्रेस ने आज तक क्या उसके लिए माफी मांगी है? क्या गांधी परिवार उसके लिए माफी मांग चुका है? सिखों को न्याय दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया जब एसआईटी का गठन किया। ये न्याय दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया। करतारपुर कॉरिडोर खोलकर सिखों को, हमारे सिख भाई और बहनों को श्रद्धा के केंद्र वहां पर जाने का अवसर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव हमने जोर शोर से मनाया, मोदी सरकार ने। 500वां गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मोदी सरकार ने मनाया। 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हम लोग जोर शोर से मना रहे हैं। सिख समाज के साथ जुड़ी हुई भीड़, जो हम गुरु ग्रंथ साहब अफगानिस्तान से 1 बार नहीं 2 बार सुरक्षित निकालकर हम लाए। सारे सिख समुदाय के लोगों को अफगानिस्तान से निकालकर भारत हम सुरक्षित लाए। क्या एक भी बार कहीं पर हमने चूकने दिया है? पंजाब में हिंदू सिख भाईचारा बना रहे और मजबूत हो, इसके लिए सदा प्रयास किए गए हैं। अनुराग ठाकुर जी, बात करती हूँ अब गोवा की, और गोवा में पहुंच चुकी हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, 4 पार्टियां उतरी हुई हैं चुनावी मैदान में। और ममता बनर्जी का तो ये भी कहना है कि अब कांग्रेस जो फलक्रम बनी हुई थी ऑपोजिशन अलायंसेस की, अब उसकी वो पोजीशन नहीं रहनी चाहिए। ममता बनर्जी बेटर सूटेड हैं क्योंकि उन्होंने बंगाल का चुनाव जीता है मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ। ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच की इस प्रतिस्पर्धा को आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए विपक्ष में, और जितनी हो उतना अच्छा है लोकतंत्र में। इसमें खराबी क्या है? आखिरकार अगर कांग्रेस अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं रख पा रही है, कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय नहीं कर पाती है और एडहॉक बेसिस पर चल रही है, तो इसमें अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि खुद कांग्रेस कितनी संजीदा है, कितनी सीरियस है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। G23 ने जो आज तक उनके खिलाफ प्रश्न खड़े किए, उनके उत्तर उनके पास कोई नहीं थे। क्या कर पाए? और जहाँ तक ममता बनर्जी जी की बात है, उनको जरूर प्रयास करने चाहिए। क्यों ना करें? लोकतंत्र में हर किसी के पास अवसर है, जो जहाँ जाना चाहे जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा, गोवा में जिस तरह से हमने काम किया है, एक युवा मुख्यमंत्री ने, प्रमोद सावंत जी ने, सभी साथियों को साथ में लेकर गोवा में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया, शानदार ढंग से सरकार चलाई। और हम अपने कामकाज के बल पर इस आपदा के समय भी हमने जिस तरह से देश को और प्रदेशों को आगे बढ़ाया है, हर किसी को साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ चले हैं।
विकास 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 और विकास, इसी मूल मंत्र के साथ अपने राज्य और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूं, हम अपने उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। रिकॉर्ड जीत, चाहे मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और पंजाब में भी हम फतेह करके दिखाएंगे। आपको लगता है कि ये 2022 के जो चुनाव हैं पहले 5 राज्यों के होंगे और साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के होंगे, इनका इम्पैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर बहुत गहरा होगा? क्या इसीलिए ये डू और डाई बैटल है बीजेपी के लिए? राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, उसमें हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए, कम मार्जिन के साथ हमारी सरकारें चली गई। लेकिन 2024 का चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी जी 272 नहीं 303 सीटें जीत कर आए, पहले से ज़्यादा जीत कर आए। हर राज्य अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, हर चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, क्योंकि राज्य के अपने विषय हैं। कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, पंचायत के चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इसलिए सबको एक साथ नहीं देखना चाहिए। हर राज्य अपने अपने मुद्दों को लेकर, अब जो गोवा का मुद्दा है वो पंजाब में नहीं चल सकता, पंजाब का उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, हर राज्य का चुनाव जो है उस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ के मुद्दे अलग हैं, वहाँ के नेता अलग हैं, वहाँ की रणनीति अलग है। हम रणनीति भी, नेता भी, मुद्दे भी और उपलब्धियाँ भी बिल्कुल सही लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने जा रहे हैं। बस जाते जाते आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप खेल मंत्री भी हैं, क्रिकेट में आपकी रुचि भी रही है, आप बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। पूछना चाहती हूं कि इस वक्त एक कंट्रोवर्सी चल रही है, विराट कोहली बनाम सौरव गांगुली। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको किसी खिलाड़ी कैप्टन पर टिप्पणी करनी चाहिए? और क्या ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि बीसीसीआई ने रोका पर विराट चले गए, विराट कहते हैं उन्हें किसी ने रुकने के लिए कहा ही नहीं, इस कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या विशेष टिप्पणी है, क्या इनसाइट है? देखिए, किसी ऑटोनमस बॉडी पर मुझे टिप्पणी करने का ना कोई औचित्य बनता है, ना मैं करना चाहूँगा। क्रिकेट एक बहुत लोकप्रिय खेल है और बीसीसीआई ने पूरी दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा ही किया है। बहुत प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये है, और जिसने देश और दुनिया भर में अपने बलबूते पर अच्छा किया। कई वर्ल्ड कप जीते, बहुत उत्तम खिलाड़ी खड़े किए, आईपीएल जैसी लीग शुरू की जिससे बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। इसके साथ साथ जो आधारभूत ढांचा पूरे देश भर में क्रिकेट का बना, ये सरकारी पैसे के बिना बीसीसीआई ने अपने बल पर बनाया। एक ऐसा बोर्ड जो बहुत प्रोफेशनली रन होता है और बड़े से बड़ी जगह पर भी कुछ ना कुछ छोटी घटनाएं हो जाती हैं। ना हो ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खेल बड़ा है और देश बड़ा है, और खेल को बड़ा रखने के लिए ही, देश को आगे रखकर ही सब निर्णय होते हैं। और मैं चाहता हूँ निर्णय कंट्रोवर्सी में ना हो, ऐसा सबको प्रयास करना चाहिए, कंट्रोवर्शियल ना हो। जितनी कंट्रोवर्सी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि खिलाड़ी को खेल पर ध्यान देना है, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हम इस विषय को वहीं पर छोड़कर, जहां पर बीसीसीआई ने छोड़ा है वहीं छोड़ दें तो अच्छा है, खिलाड़ियों के लिए भी, खेल के लिए भी, देश के लिए भी। अनुराग ठाकुर जी, शायद समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो समझने वाले समझ गए होंगे जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देश की जनता जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और सब समझती है, और आपने जो कहा शायद समझ गई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए नव वर्ष के दिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी। हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारे सब दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि ये साल मंगलमय हो, हेल्थ की दृष्टि से सबके लिए सही हो और भारत आगे भी बढ़े और इन चुनाव के नतीजे ऐसे हों जो भारत के लिए अच्छे हों। बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को और देशवासियों को
नव वर्ष की मंगल कामनाएं।